नमस्कार दोस्तों, हिमालय एड्यू हब पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी जीके का जो पेपर है आपका, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। जीके का जो पेपर होता है जिसमें टोटल 60 क्वेश्चंस, 60 में से आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं क्वांट एप्ट के, 20 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग से रिलेटेड और लमसम 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जीके वाले पोर्शन। सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है। अब देखने वाली बात यह है कि सिलेबस में जो भी चीजें हमने वहां पे देखी थी ना, उनका अगर डिकोडिफाई किया जाए उनमें तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे क्या होगा, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर लेते हैं ना, तो उससे सबसे बेस्ट जो आउटकम हमें मिलता है, हमारी एक अप्रोच बनती है, इंटेरोगेटिव अप्रोच जिसको बोलते हैं। एक तरीके से इंटेरोगेटिव आपकी अप्रोच बन जाएगी। इंटेरोगेटिव, ठीक है। इसका मतलब आप जब भी टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आप एक चीज जरूर देखोगे कि सवाल क्या है, ठीक है। और या फिर हम सवाल करके जानने की कोशिश करेंगे कि टॉपिक में से क्वेश्चन क्या निकल सकता है। तो ये हमारी यहां पर अप्रोच रहने वाली है। जब हम सिलेबस को देख लें, सबसे पहला काम सिलेबस को देखना होता है। जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो सबसे पहला काम होता है उस एग्जाम के सिलेबस को गो थ्रू करो, नंबर 1। नंबर 2, आपको देखना होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बारे में आपको जान लेना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और सिलेबस को फिर उन क्वेश्चंस के साथ लिंक करने की कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन को देखने से फायदा क्या होता है कि आपको यह पता पड़ जाता है, एक तो हमें पढ़ना क्या है, और दूसरा ये कि हमें कैसे पढ़ना है, व्हाट एंड हाउ। ये दो चीजों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे ना आपको, फिर आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली अप टू द मार्क होती चली जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको लगानी होती है टेस्ट सीरीज। ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी। हिमालय एड्यू हब एप्लीकेशन करके हमारी है, तो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे वीडियो में अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले सिलेबस हो गया। सिलेबस के साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कंटेंट, कि क्या पढ़ना है यह आपको पता होना चाहिए। प्लस आपको यह पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यह चीज हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता पड़ेगी। प्लस आपको टेस्ट सीरीज बाद में सॉल्व करनी है, जिसमें कि आपकी स्पीड भी बन जाए, एक्यूरेसी भी आए, और जो एरर होने के चांसेस हैं वो मिनिमाइज हम कर दें। सो ओवरऑल ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए, और इस अप्रोच को डेवलप करने के लिए ही हमने हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। सो आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें और अपनी प्रिपरेशन को एक विंग दें, ठीक है, एक ऊंची उड़ान दे। ओके, तो हम यहां पर बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पर्टिकुलरली हमारा कंटेक्स्ट रहेगा वो है जीके, जिसमें हम करंट अफेयर्स की भी बात कर लेंगे कि प्रीवियस ईयर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, उनमें से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। प्लस हमारा, जिसको डायनामिक पोर्शन भी बोल सकते हैं, प्लस हमारा स्टैटिक पोर्शन भी हम कवर करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई जो बेसिक पार्ट है उसको हम कैसे कवर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को डिटेल में। अब देखो पिछले साल का क्वेश्चन, यहां पर इस क्वेश्चन को आप देखोगे कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। क्वेश्चन स्ट्रेट है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो ये कि आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोस्ट के बारे में क्वेश्चन है, पहला पॉइंट। दूसरा, फर्स्ट फीमेल, इसका मतलब हम यहां पर कहीं ना कहीं वुमेन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको थोड़ा ज्यादा अटेंशन दे, जो भी आपके सामने कंटेक्स्ट आए। ऐसे तो डिकोडिफाई करना अपने को क्वेश्चंस को। अब यहां पर हो सकता है कि आप में से जंप कर दिया हो कि हाँ भाई आंसर ये है, कोई सा भी इन चारों में से। बट आंसर को जानने से पहले आपको यह देखना जरूरी होता है कि क्या चीज पूछी जा रही है, क्या अप्रोच है क्वेश्चन की। वो अप्रोच जब आप डिकोड कर लेते हो ना, वो डिकोड करने में देखो हिमालय एड्यू हब आपकी हेल्प डेफिनेटली कर ही रहा है, हम करेंगे डेफिनेटली आपकी हेल्प, इसीलिए हम लोग यहां पर हैं। सो चीफ मिनिस्टर, पॉलिटिकल पोस्ट, नंबर 2 फीमेल चीफ मिनिस्टर, वो भी फर्स्ट। इसका मतलब विमेन एम्पावरमेंट, विमेन इश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि कौन थी, तो देखो आपको पता होना चाहिए इन चारों लेडीज में से, अगर आपको एक्यूरेट आंसर पता है दैट्स ओके, बट आपको इसके अलावा भी ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, सिंपल। देखो अब होता क्या है कि आपके सामने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का,
अब इसी क्वेश्चन से नया क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो कैसे बन सकता है, जैसे इसका आंसर पहले ले लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला ऑप्शन है शकुंतला देवी। अब शकुंतला देवी क्या यहां पर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी थी? तो आंसर है नो। इनको ह्यूमन कंप्यूटर बोला गया है। क्या बोला गया इनको? ह्यूमन कंप्यूटर। ठीक है, इसका मतलब ये तो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इसका मतलब इनका पॉलिटिक्स से तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं रहा होगा अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग लगाए। और इस पे तो मूवी भी बनी हुई है शकुंतला देवी पे, तो विद्या बालन की, वो भी आपने देखी होगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गया। सेकंड ऑप्शन सरोजिनी नायडू, क्या ये हमारी फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर थी इंडिया की? तो इसका आंसर भी होगा नो। सरोजिनी नायडू जो है वो बेसिकली, अगर हमसे कोई पूछे कि फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं, इंडिया की पहली महिला जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिजाइड किया, जिसकी प्रेसिडेंट बनी। यहां पर एक और वर्ड है, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया, इंडियन वुमेन की बात कर रहे हैं, केवल वुमेन की बात भी नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आपको शब्दों को पकड़ना है, राइट। तो फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया या फर्स्ट इंडियन वुमेन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। तो यहां पर भी ये ऑप्शन ठीक नहीं। अच्छा, फिर इसके अलावा इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नर भी बनी थी ये उत्तर प्रदेश की। तो यहां पर कहीं ना कहीं ना तो चीफ मिनिस्टर का नाम हमने लिया एक बार भी, और लिया भी है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का नाम लिया है या फिर गवर्नर का नाम लिया है। तो इसी तरीके से जब आपको सरोजिनी नायडू जी के बारे में अगर पता है ना, तो ये भी आपका ऑप्शन हो गया गलत। फिर आगे बात आती है अनीता बी जॉर्ज, आप इनको होल्ड पे रख सकते हो, ठीक है, इनके बारे में इतना कुछ आपको डिटेल मिलेगी नहीं। फिर बात आती है सुचेता कृपलानी, तो आंसर है आपका डी। सुचेता कृपलानी बेसिकली फ्रीडम फाइटर्स में से थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू जी ये भी फ्रीडम फाइटर्स में से एक थी, गांधी जी के साथ में इन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया है। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर, तो इसका आंसर आ जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जी की अगर बात करें तो मोटी मोटी ये सिनेरियो है इनका कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो आया था, गांधी जी ने जिस आंदोलन में ये कह दिया था कि करो या मरो, डू और डाई वाला जो अपना नारा दिया था, वो 1942 में स्टार्ट होता है। उस मोमेंट के टाइम पर सुचेता कृपलानी जी को मौका मिलता है एकदम से एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का, फ्रीडम फाइटर के तौर पे, तब ये हाईलाइट होती हैं। और फिर यूपी की ये चीफ मिनिस्टर बनती है 1963 से लेकर के 67 के बीच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लमसम ये इनका टेन्योर था। तो इस तरीके से अब आप देखो कि हमने यहां पर इस क्वेश्चन को डिकोड किया, तो आप क्या देख रहे हो कि 3-4 पर्सनैलिटीज के बारे में एडिशनल हमें पता होना चाहिए जो ऑप्शंस में है। क्यों? अब की बार हो सकता है क्वेश्चन आपको यह मिल जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, तो यहीं पर यही ऑप्शन भी आ गए ना, तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ये चीज आपको आनी चाहिए। जब ये चीजें आप समझ जाओगे क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनता है, फिर उसके आंसर्स को एक तरीके से आप सर्च आउट करो, तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको डेवलप कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन कहां से उठा है? ये देखो, इंडियन पॉलिटिक्स का भी हो गया वैसे तो, और वैसे उठाओगे तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो मोर और लेस अभी आपका ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका पार्ट अब बना दिया गया है धीरे धीरे। क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे हम अब 21st सेंचुरी में, और 20th सेंचुरी की बात करो 1950 से लेकर के 2000 के बीच की, तो इसका मतलब पिछले 50 सालों का जो टाइम है वो तो हिस्ट्री हो चुका है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर पेले बिलोंग टू, यहां बिलोंग्स टू, यहां पर आपको कंट्री का नाम बताना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी फुटबॉल के बारे में जानते हो तो अब तक आंसर आपके दिमाग में आ चुका होगा, बट यहां पर हमें समझना यह है कि अगेन हम PYQ देख रहे हैं। ये मत भूलना कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको ये देख लेना यहां पे कि पेले अगर फुटबॉलर थे तो ये किस कंट्री से हैं। अब यहां पर ऑप्शंस हैं
बेल्जियम, अर्जेंटीना, ब्राजील, जर्मनी। वैसे देखा जाए तो इसमें तो इधर 0 और 1 वाला खेल है, या तो सही होगा या गलत होगा। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हर क्वेश्चन 5 मार्क का होगा, और अगर आपका गलत क्वेश्चन चला गया तो आपकी -1 मार्किंग रहेगी, मतलब 1/5 माइनस नेगेटिव मार्किंग का जो है वो सिस्टम रहता है जीके वाले पेपर में। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के चलना, आप गलत अटेम्प्ट मत करना। क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे 50 के लगभग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बेल्जियम से है, क्या अर्जेंटीना से है, क्या ब्राजील से है, क्या जर्मनी से है। तो सबसे पहली चीज आंसर तो है ब्राजील। दूसरी बात, अब हमें यहां पर क्वेश्चन लगाना है बेल्जियम पे। क्या बेल्जियम से कोई फेमस फुटबॉलर है? तो आपके दिमाग में अगर कोई आ रहा है दैट्स ओके, वैसे कोई इतना इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड प्लेयर है नहीं। फिर बात आती है अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना की तरफ से 2 इंपॉर्टेंट फुटबॉल प्लेयर्स आ चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन तो 4 है, इसके अलावा भी आप अपने दिमाग से ऑप्शन बना सकते हो। जैसे फ्रांस की बात कर लो, जैसे आप इंग्लैंड की बात कर लो, अगर यहां पर आपको आइडिया, पोर्चुगल की बात कर लो, जो फेमस प्लेयर्स हैं उनके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया है तो, क्योंकि हो सकता है आपकी बार क्वेश्चन किसी और कंट्री से पूछ लिया जाए, ठीक है। हाँ, पर यह ध्यान रखनी है करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट है, हर कोई ज्यादा यहाँ पर, हाँ, फेमस पर्सनैलिटीज का हमें पता होना चाहिए। सो अर्जेंटीना की बात करें तो लियोनल मेसी, एक तो जिन्होंने अपनी टीम को अब की बार वर्ल्ड कप जिताया था, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कतर में ऑर्गेनाइज हुआ। इसके अलावा अगर ध्यान दो तो यहीं से मैराडोना, ठीक है, मैराडोना हुआ करते थे, उनका डिमाइस हो गया अभी। वो भी मतलब मैजिशियन बोला जाता था उनको फुटबॉल का, तो वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ब्राजील की बात कर ही ली हमने, ब्राजील में एक और प्लेयर है नेमार, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी है, इन पे से क्वेश्चन इसी तरीके से निकलते हैं। हमें ये देखना होता है जब फुटबॉल का नाम आ गया ना, तो फुटबॉल के हिसाब से हम इनको सॉल्व करें। जर्मनी की बात करें तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है मिरोस्लाव क्लोस, ठीक है। ये बहुत फेमस प्लेयर रह चुके हैं जर्मनी की तरफ से, मिरोस्लाव क्लोस, क्योंकि जर्मनी की तरफ से सबसे ज्यादा गोल इन्होंने किया है। फ्रांस की बात करो तो एक तो है वहां पर ग्रीजमैन, बेंजामिन ग्रीजमैन करके एक प्लेयर है, और एक आपके बाप्पे बाप्पे, एम बाप्पे करके नाम लिखा हुआ जाता है, वो प्लेयर हैं आपके फ्रांस से। तो ऐसे में आप देखोगे कि क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन तैयार कर लिए। ये अप्रोच जो है वो आपकी होनी चाहिए, इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमेशा सॉल्व करते रहना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भाई इन सभी कंट्रीज में से इंडिया के साथ में जो बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज हैं, उनमें से सबसे छोटी बॉर्डर इंडिया के साथ में कौन सा कंट्री बनाता है, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन है भूटान, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। अब आपको यहां पर थोड़ा सा मैपिंग की अप्रोच अपनानी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से कंट्रीज इंडिया से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहां पर अगर मोटी मोटी बात करो तो वेस्टर्न साइड में आपके यहां पर है पाकिस्तान, उसके वेस्ट में जाओगे तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की बॉर्डर थोड़ी बहुत जम्मू कश्मीर वाले एरिया से ज्वाइन करती है, जिसको हम बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया। ये चीजें आपको मैपिंग के थ्रू कंप्लीटली एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराई जाएगी। फिर आप बात करो इधर से कि इधर आ गया नेपाल, फिर यहां पे सिक्किम उठ गया, इधर से आ गया आपका भूटान, नेपाल आ गया, इधर आ गया भूटान, फिर ऊपर से यहां पर आ जाता है फिर चाइना, ओके। फिर नीचे इधर की तरफ देखोगे तो यहां पर आ जाता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के आगे फिर इधर नॉर्थ ईस्ट खुल जाता है, नॉर्थ ईस्ट के साथ अपनी बॉर्डर बनाता है म्यांमार। तो अब आप यहां पर नोटिस करोगे कि सबसे छोटी जो बॉर्डर शेयर होती है वो एक्चुअल में अफगानिस्तान की शेयर होती है। बट क्या यहां पर अफगानिस्तान का ऑप्शन दिया हुआ है? नहीं। फिर हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सबसे छोटी बॉर्डर शेयर करने वाला कंट्री है। तो देखो पाकिस्तान की अच्छी खासी बॉर्डर है, अगर इस अपन कहते हैं ना कि एक तरीके से मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो नेपाल की बॉर्डर है, वो भी अच्छी खासी है। फिर म्यांमार की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट तो पूरा कनेक्ट होता है। बच गया कौन सा आपका? सिर्फ भूटान। तो यहां पर आंसर आपका बन जाएगा भूटान। अब यहां पर देखने वाली बात क्या होती है कि आपको कुछ ना कुछ एक सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपके पास में होनी चाहिए कि भाई कौन कौन से कंट्रीज ने अपनी बॉर्डर किस तरीके से बना रखी है, और उनकी जो सीक्वेंस है, जिस तरीके से हम नोटिस करें कि अगर इनकी किलोमीटर वाइज हमें आइडिया लग जाए तो वो ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है फिर, ठीक है।
तो ऐसे में बांग्लादेश जो है वो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा आपके बॉर्डर शेयर कर सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करने वाला कंट्री है। वहीं पर दूसरे नंबर पे फिर चाइना आता है। बॉटम से अगर बात करो तो सबसे छोटी अफगानिस्तान की है, फिर यहां पर भूटान। तो ये चीज जब आपके दिमाग में हो जाएगी मैपिंग के थ्रू तो आपको हेल्प मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप ज्योग्राफी स्टडी करो, आपका डोमेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो वहां पर ये चीजें हम डिटेल में भी देखेंगे और यहां पर भी जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होगा। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि इन ऑप्शंस में से, अच्छा इस प्रीवियस क्वेश्चन की अगर बात करें ना, तो यहां पर मैपिंग का क्वेश्चन हो गया। सीधी बात है कि इंडिया से रिलेटेड मैपिंग तो आपको आनी ही चाहिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा घुमाएं तो ये बोला जा सकता है कि म्यांमार के साथ में कौन कौन से बॉर्डर स्टेट्स हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आपका दिमाग वहां पर एकदम कान खड़े हो जाने चाहिए आपके एकदम। तो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरे नंबर पे आपका नागालैंड हो गया, तीसरे नंबर पे मणिपुर हो गया और चौथे पे मिजोरम हो गया। ये 4 स्टेट्स हैं वो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इस तरीके से बॉर्डर शेयर किसके साथ हो रही है, उनकी कैपिटल क्या है, उनका लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन क्या है, वो सारी चीजें और आपको इंटेरोगेटिव मैनर में स्टडी करनी होती है। फिर बात करते हैं हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का फेमस फोक डांस कौन सा है, ये चीज हमें देखनी है। अब यहां पर पॉइंट क्या आ रहा है कि फेमस फोक डांस की अगर बात करें ना, तो यहां पर एक तो दिया हुआ है काठी, एक दिया हुआ है लावणी, एक दिया हुआ है जात्रा और एक दिया हुआ है गरबा। तो इनकी अगर बात करें, एक सेकंड, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र का इन चारों में से कौन सा फेमस फोक डांस है। तो ये चीज आपको इस तरीके से कवर करनी होती है कि जो फोक डांस, सबसे पहली चीज तो जो न्यूज में आ रहा है ना, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है ना, इसमें देखने वाली बात ये होती है, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि किस स्टेट से रिलेटेड वो डांस है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि साल के किस महीने में वो फोक डांस या फिर वो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट होता है। तो इन चीजों से क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर आप नोटिस करोगे कि जो फेमस फोक डांस है महाराष्ट्र का वो आ जाता है लावणी। ठीक है, इसके अलावा काठी नाम दिया हुआ है, जात्रा दिया हुआ है, गरबा। गरबा गुजराती गरबा फेमस है। जात्रा ये बेसिकली जो यात्रा वर्ड है ना, यात्रा से ये वर्ड जात्रा बना है और ये सेलिब्रेट होता है कहां पे, वेस्ट बंगाल में। और फिर बात आ गई काठी की, तो ये आ जाता आपका मध्य प्रदेश में। तो सीधी बात है, यहां पर आंसर चला गया आपका बी। अब यहां से हमें क्या समझ में आया, यहां से बात ऐसी है कि जो हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर की हम बात करें ना, तो वहां पर हमें इन एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी कर लेना है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो रिपीट भी हो सकता है ये चारों ऑप्शंस में से कोई नया तरीके से ओरिएंटेशन आ जाए, या फिर हो सकता है कि कोई नया कोई फेमस फोक डांस है वो न्यूज में रहा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। जैसे अगर नाम आ जाए भाई घूमर, घूमर कहां का फेमस डांस है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि राजस्थान का। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरी डिटेल कराई जाएगी कि भाई कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से फेमस फोक डांसेस परफॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन तो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है, पर यहां से आपको यह समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस जो है वो अप्रोच किए जाने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आप यहां पर अगर ध्यान दो तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या था जब ये इवेंट हुआ था। ठीक है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहली चीज तो यहां पर ये देखनी है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये बोला गया है या फिर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, क्या बोला, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है। ये कहीं ना कहीं ध्यान देने वाले वर्ड्स हैं, यहीं पर आप जल्दबाजी कर जाओगे, फंस जाओगे। तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। अब करना कैसे है, आपके हाथ में पेन कॉपी रहेगा, कंप्यूटर पे क्वेश्चन है, सबसे पहले ये आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। जैसे दांडी मार्च की बात करें तो ये 1930 में हुआ था, मार्च मंथ था, मार्च से अप्रैल मंथ, ठीक है, ये था आपका 1930 में। फिर बात आती है चौरी चौरा इंसिडेंट, तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था। दांडी मार्च तो देखो आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना,
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम, वो लॉन्च हुआ था। तो दांडी मार्च से शुरुआत हुई थी और वो आप देखोगे कि साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में लोकेटेड, अहमदाबाद के पास में, वहां से लेकर के दांडी जो कि गुजरात में अरेबियन सी की कोस्टल लाइन के पास में लोकेटेड प्लेस है, वहां पर सॉल्ट लॉज को ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने लीड किया था कि नमक बना करके हम कानून को तोड़ेंगे। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस। तो ये शुरू हुआ था 1930 में। तो एक तो पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए। जब हम ये डिटेल स्टडी कर लेंगे ना तो ये चीजें बड़ी आसान हो जाती है फिर बाद में। फिर आपको चाहिए होता है रिवीजन 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 और टेस्ट सीरीज सॉल्व करना। बट आपके पास में एक बार कमांड होनी चाहिए सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक्स के बारे में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है चौरी चौरा इंसिडेंट। ये इंसिडेंट हुआ था फेब 1922 में। ये इंसिडेंट किससे रिलेटेड है? जब आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में स्टडी करोगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, जिसमें यह था कि हम ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए हुए कानूनों को तोड़ेंगे नहीं, बट हम ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करने वाले। तो ये सिनेरियो क्या शो करता है? ये सिनेरियो ये शो करता है कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में देखना, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको तो थोड़ा ध्यान से ही देखना है। ठीक है जी। अब आप देखोगे चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ? फरवरी 1922। ये यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा करके एक गांव था, टाउन था, वहां पर हुआ था। तो उस टाइम पर सिविल डिसोबीडियंस, ये आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो चल ही रहा था, गांधी जी ने लॉन्च कर दिया था। तो ऐसे में क्या होता है कि पुलिस के साथ में भीड़ की मुठभेड़ हो जाती है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और उसमें फिर बाद में थाने में आग लगा देते हैं। गांधी जी ने बोल दिया कि बोले तो वायलेंट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। और वायलेंट होने की वजह से फिर गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट जैसे ही हुआ ना कि भाई मैंने तो नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल अपनाया था और ये तो वायलेंस स्टार्ट हो गई, तो ऐसे में गांधी जी ने फिर विड्रॉ कर लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो ये इंसिडेंट था फरवरी 1922 का, और हुआ कहां था? चौरी चौरा, यूपी, गोरखपुर में। ठीक है जी। तो ये आपको टाइम पीरियड हो गया। फिर आप क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जब रिकॉल करोगे तो ये अभी मैंने आपको प्रीवियस डिस्कस कर लिया, उसमें किया था प्रीवियस वीडियो में। खैर, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उससे रिलेटेड हमने बात की कि 1942 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, गांधी जी की लीडरशिप में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। गांधी जी ने बोल दिया करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, और इस मूवमेंट में आप देखोगे कि विमेन जो थी उनको भी गांधी जी ने अलाउ किया कि भाई आप भी फ्रीडम फाइटर्स के तौर पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। और उसी लाइन में नाम आया था सुचेता कृपलानी जी का, जो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा डिस्कस हुआ था मोर और लेस, उस पर हमारा फोकस भी था। ठीक है, और उनके अलावा उषा मेहता करके भी एक फ्रीडम फाइटर रही हुई है। और उनके अलावा अगर ध्यान दो तो अरुणा असफ अली करके, इन्होंने भी साथ में काम किया था क्विट इंडिया मूवमेंट पे, है ना। तो ये 1942 का मूवमेंट था। ठीक है, इसके पीछे की बैकग्राउंड की पूरी स्टोरी हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से पहले तो अगस्त ऑफर आता है, ठीक है, कि हाँ भाई किस तरीके अगस्त प्रस्ताव जिसको बोला जाता है 1940 में, पर उससे कुछ हुआ नहीं क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। ओके, अब सेकंड वर्ल्ड वॉर एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि कैसे भी करके इंडियंस जो हैं वो लड़ाई लड़े ब्रिटेन की तरफ से। अब सवाल यह था कि ब्रिटेन चाह तो रहा था इंडियंस का सपोर्ट, पर इंडिया वाले चाह रहे थे कि भाई हमें फ्रीडम दो, हमें ब्रिटिश रूल से फ्री करो। वो चीज कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन थी, उसी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च हुआ। फिर बात आती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की। तो भाई ये हुआ था 1885 में। स्टैब्लिश किसने की थी? ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, ठीक है, नाम A.O. ह्यूम। ठीक है, तो इन्होंने A.O. ह्यूम साहब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए आइडिया दिया। ठीक है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एवोल्यूशन हुआ वो सारी डिटेल एक अलग कंटेक्स्ट है अपने आप में। ये एक तरीके के सेफ्टी वॉल के तौर पे बनाया था कि इंडियंस को कैसे शांत रखें, बस एक ऐसा सिस्टम बना दो उनको भी लगे कि हाँ जी हम भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे राजी करने के लिए व्यवस्था की गई थी ये। ठीक है, ये 1885 में। फिर बात आता है स्वदेशी मूवमेंट की। स्वदेशी मूवमेंट अपने आप में पहला मास मूवमेंट था इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसके पहले कभी किसी ने हिम्मत ही नहीं की थी कि इकट्ठा होकर के, भीड़ को इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स पे आप दबाव बना सकते हो। और ये काम करने वाले लीडर्स में एक थे बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरीके से आप यहां पर एकदम क्लियर हो गया है कि सबसे पहला मूवमेंट आपका कौन सा आएगा? कांग्रेस वाला। ठीक है, 1885। दूसरा आपका हो गया ये वाला स्वदेशी मूवमेंट। फिर आपका तीसरा इंसिडेंट आ गया चौरी चौरा इंसिडेंट। फिर चौथा इंसिडेंट आ गया आपका दांडी मार्च, और पांचवा इंसिडेंट हो गया आपका
क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये जो सीक्वेंस है ये आप यहां पे फाइंड आउट कर लो। फर्स्ट आपका यहां से देखो, सबसे पहला है फोर्थ मतलब डी, ठीक है, डी किस में है, ए वाले में। फिर दूसरा आपका आ रहा है स्वदेशी मूवमेंट, ई यहां पे आ गया। फिर आपका नेक्स्ट आ रहा है चौरी चौरा इंसिडेंट नंबर 3, ये आ गया। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका एकदम क्लियरली आपको लग रहा होगा कि हाँ ये फाइनल है। ऐसे जब आप एक टाइमलाइन में चीजों को स्टडी करोगे ना, तो वो आपकी बहुत गजब तरीके से हेल्प करेगा और इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर आप समझोगे कि किस तरीके से आप स्टडी करो, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो जब ये सीक्वेंस सेट की तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली ए सेट हो गया। ठीक है, फिर बाद में इसके बाद में ये आपका हो गया दांडी मार्च 1930 और सी वाला आपका हो गया क्विट इंडिया मूवमेंट लास्ट वन। इसमें क्रोनोलॉजी भी आ गई, इसमें छोटी सी हिस्टोरी भी आ गई, इसमें साथ साथ में आपके इंपॉर्टेंट लीडर्स इन्वॉल्व थे उनके नाम भी आप डिक्लेयर कर लोगे, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये अप्रोच अपनाने की जरूरत है, ये अप्रोच बनाने की जरूरत है, और इस अप्रोच के लिए हम गाइड करने के लिए आपके यहां पर अवेलेबल है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द प्रोविजन फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, पहली चीज तो यह पता होना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या है। ये अगेन ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान है, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर उन्होंने अपनी 11वीं क्लास की और 12वीं क्लास की बुक्स अच्छे से पढ़ी है तो। ठीक है, खैर मुद्दा यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल के अंडर आती है। क्या वो 10th शेड्यूल है, क्या वो 9th शेड्यूल है, क्या 8th है, या फिर 12th है। आप इसके बारे में थोड़ा सोचो। सबसे पहली चीज तो हमें समझनी होगी यहां पर कि एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमें एंटी डिफेक्शन, इसका मतलब डिफेक्शन को पहले हमें समझना होगा। डिफेक्शन का सिंपल मतलब होता है कि अगर कोई भी एमपी, वो चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, या फिर कोई भी एमएलए अगर किसी भी XYZ पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़के आता है और चुनाव लड़के जब वो फाइनली विनर डिक्लेयर हो गया तो वो पहुंचेगा डेफिनेटली हाउस में। अब वहां पर इक्वेशन क्या देखी जाएगी कि सरकार कौन बना रहा है, ये चीज वहां पर नोटिस की जाएगी कि गवर्नमेंट कौन बना रहा है। और गवर्नमेंट कौन बना रहा है, ऐसे में पता पड़ा कि XYZ पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना रही, इनके पास में इतनी सीटें नहीं है कि वो गवर्नमेंट बना सके। ओके, पता पड़ा कि एक दूसरी पार्टी है ओपोजिशन वाली ABC, वो पार्टी वहां पर गवर्नमेंट बना रही है। तो ABC वाले इसको अप्रोच करेंगे, ठीक है, इसको जो MLA या MP इलेक्ट हुआ है उसको, कि भाई एक काम करना, तेरी पार्टी तो हार गई, तू हमें ज्वाइन कर ले, क्या प्रॉब्लम है तेरी। ठीक है, तो ये भाई साहब यहां पर ये दिमाग लगा लेंगे कि क्या पता मुझे वहां पर कुछ ना कुछ फ्रूट मिले, कुछ ना कुछ रिटर्न अच्छा मिले, हो सकता है पैसा, हो सकता है मंत्रालय, कुछ भी मिल सकता है, मनी या पोजीशन। तो ऐसे में भाई साहब ने अपनी पार्टी छोड़ करके, जिस पार्टी की टिकट पे वो जीत के आए हैं, उस पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे जो सरकार बना रही है। तो ये सीन क्या शो कर रहा है, ये सीन शो कर रहा है कि यहां पर आपने अपनी पार्टी को छोड़ दिया और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा था, और इसी को बोलते हैं डिफेक्शन। जब आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी जिसके चुनाव चिन्ह, जिसके चुनावी नाम पर आप चुनाव जीत करके आ रहे हो, उसी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके आप किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हो क्योंकि वो गवर्नमेंट बना रही है, आपकी पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना रही है, इसको बोलते हैं डिफेक्शन। तो ये जो राजनीति थी ना, इसको आया राम गया राम राजनीति बोला गया, इसको बोला गया आया राम गया राम पॉलिटिक्स। क्योंकि हरियाणा में एक ऐसे इंडिविजुअल थे गयाराम जी, जिन्होंने 1-2 दिन के अंदर अंदर 3 से 4 स्विच कर लिए थे कि हाँ जी इस पार्टी में जाऊंगा, इस पार्टी में जाऊंगा, इस पार्टी में जाऊंगा। तो गयाराम आयाराम गयाराम हो गए, इस तरीके से आयाराम गयाराम राजनीति बोल दी गई इसको। तो ये थी प्रॉब्लम डिफेक्शन की। और इसकी शुरुआत कब से होती है, अगेन पॉलिटिकल साइंस वाले बड़े कंफर्टेबली सोच रहे होंगे कि 1967 के जो इलेक्शंस हुए थे, जब पहली बार इंदिरा गांधी चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बनती हैं, उस इलेक्शन के बाद में ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स गजब की चल गई थी, आयाराम गयाराम वाली। ठीक है, कभी ये बंदा इस पार्टी को छोड़ के उसमें जा रहा है, फ्रीडम ऑफ चॉइस एक्सरसाइज कर रहे थे कि भाई हम चुनाव जीत के आ गए, अब हम किसी पार्टी को ज्वाइन करें, हमारी चॉइस। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या थी, भाई जिस पार्टी के सिंबल और पार्टी के नाम पर आपको चुनाव मिले हैं, उस पार्टी के साथ धोखा हो गया, प्लस आपके साथ धोखा किसका हो गया, जो वोट देने वाले लोग थे। अगर वोट देने वाले लोगों को ABC को जिताना होता तो आप जीतते ही कैसे,
पॉइंट ये है कि आपने अपनी पार्टी चेंज कर ली टू गेन सम पावर, ठीक है। अब ऐसे में इसको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया फॉर 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985, और उसी टाइम पर फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल ऐड की गई और उस शेड्यूल को बोला गया 10th शेड्यूल, ठीक है। अब उस 10th शेड्यूल को एंटी डिफेक्शन लॉ बोला गया कि किसी को भी इधर उधर स्विच करने की इजाजत नहीं है। तो यहां पर आंसर आपका क्या बन गया? 10th शेड्यूल। फिर बात करते हैं 9th शेड्यूल की। देखो 9th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जब संविधान बना, संविधान बनते ही सबसे पहले जो चेंज लाने की जरूरत पड़ी ना, वो वहां पर यह था कि गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए जो नीति निर्देशक तत्व जो दिए हुए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में, उनको इंप्लीमेंट करने की जब बात आई ना, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये 9th शेड्यूल ऐड की गई थी कि सरकार के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाए तो उस कानून को 9th शेड्यूल में अगर डाल दिया तो सुप्रीम कोर्ट या हायर जुडिशरी की जो पावर है ना, जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, कि एक बार चेक कर ले कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ तो नहीं है कानून, उससे बचाने के लिए ये शेड्यूल 9th ऐड की गई थी। शेड्यूल 8th की बात करें तो देखो इस शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस का प्रोविजन है। और शेड्यूल 12th की बात करें तो ये आपकी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आपने अर्बन लोकल बॉडीज को एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था 1992 में। तो आपका आंसर यहां क्लियर है। अब देखो यहां पर अगली बार अगर क्वेश्चन बने तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। ये एक चीज ध्यान रखना, हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, अगर यहीं पर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो इतनी माथापच्ची इतनी नहीं लगानी है, क्योंकि शुरुआत है अभी, तो आपको थोड़ा फ्रेंडली फील होना जरूरी है। प्रिपरेशन कैसे होती है वो अप्रोच बननी चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10th। फिर बात आती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो यहां पर पॉइंट है कि ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो कौन फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? तो यहां पर सीधा आंसर है हीरालाल जे कानिया। इसका मतलब यह हो गया कि आपके पास में चीफ जस्टिस की जो लिस्ट है वो आपको जब अवेल हो जाएगी, जब आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी हो जाएगा आप लोगों के लिए, तब आप देखोगे कि उसमें इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस कौन से हैं, सबसे पहली चीज। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि करंट चीफ जस्टिस कौन है। चलो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट कौन थे ये आपको बता ही दिया, ठीक है, हीरालाल जे कानिया। इसके अलावा आप नोटिस करो तो ध्यान दोगे तो ये लिस्ट में आपको एक सीक्वेंस मिलेगी और उस सीक्वेंस से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से और दूसरे चीफ जस्टिस बने और उनकी रैंकिंग क्या रही या फिर उनका टाइम पीरियड क्या रहा। तो ऐसे में आप ध्यान दोगे बाकी जो चीफ जस्टिस हैं उनमें जैसे एस.आर. दास जी हैं, ठीक है, इनकी बात कर लो, एन.वी. रमन्ना जी की बात करो, पतंजलि शास्त्री जी की बात कर लो। तो ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, फैक्चुअल चीज है, थोड़ा सा इस पे आपको एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बात आती है पार्क स्ट्रीट की, ये अगेन ज्योग्राफी का है, ठीक है। पार्क स्ट्रेट की बात आ गई कि पार्क स्ट्रेट इंडिया से किसको सेपरेट करता है। अच्छा, एक चीज बड़ी काम की आपको समझ में आई होगी यहां पे कि हमें बहुत कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनमें हमें फैक्ट्स पे रिलाई करना होता है। अब वो फैक्ट्स कैसे लर्न हो सकते हैं? जब आप उसको सीक्वेंस में याद करते हो। जब एक सीक्वेंस में आपकी चीजें लर्न हो जाती है ना, तब आपको फैक्ट्स याद करने में जोर नहीं आता है। फिर आपको क्या रट्टाफिकेशन नहीं करने की जरूरत होती, रोट लर्निंग करने की जरूरत नहीं होती। वहां पर आपकी एक सीक्वेंस डेवलप हो जाती है, उसको इजीली आप कर पाते हो, ठीक है। तो यहां पर सवाल यह है कि पार्क स्ट्रेट जो है वो इंडिया से किस कंट्री को सेपरेट करती है। ये अगेन मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर पार्क स्ट्रेट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो ओके, ये है इंडिया और ये है श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका की जो मेन लैंड्स है ना, उनको सेपरेट करने के लिए यहां पर एक वाटर बॉडी है, ओके। वो वाटर बॉडी आप देखोगे तो इधर तो है बे ऑफ बंगाल, इधर है आपकी
गल्फ ऑफ मन्नार, और इन दोनों को ये वाटर बॉडी ज्वाइन करती है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। अब आपको आंसर एकदम क्लियर हो गया होगा कि इंडिया से किस पर्टिकुलर कंट्री को सेपरेट करती है ये पाक स्ट्रेट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका। यहां पर कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम नहीं आया, ना बांग्लादेश का नाम आया, ना म्यांमार का नाम आया। तो ये चीज आपको यहां पर देखनी है, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ओनली सी। अब अगेन वही मैंने बताया था जब हमने ये डिस्कस किया था कि उन ऑप्शंस के हिसाब से भूटान सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, सबसे छोटी बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ में। तो वहां पर हमें यह भी देखना है कि सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करने वाला कंट्री कौन सा है, इंडिया की नेबरिंग कंट्री जो सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। तो यहां पर मैपिंग जब देखो ना तो ध्यान से देखो, ठीक है। एक एक पॉइंट आप कोशिश करो क्लियर हो, बाकी विद द टाइम हम आपको बताते रहेंगे पढ़ाई का तरीका क्या होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमामि गंगे। ये गवर्नमेंट की स्कीम से क्वेश्चन आ गया। इसमें सीधी बात है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम्स जो होती है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और जब हम पढ़ेंगे तो जो भी स्कीम्स इंपॉर्टेंट होगी ना और इनमें यूं लगेगा कि ये फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, तो वहां पर एक्सक्लूसिवली मेंशन भी किया जाएगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप का मतलब हो गया आपको ज्यादा अटेंशन देनी है, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नमामि गंगे ये प्रोग्राम आपकी स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई ये बताना है। क्वेश्चन ये है कि क्लीन एंड प्रोटेक्ट द रिवर गंगा इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड क्यों बोला है यहां पर? इसमें आप गंगा में पोल्यूशन जो हो चुका है उसको भी कम करना चाह रहे हो, गंगा को एक लिविंग एंटिटी के तौर पे भी देख रहे हो, जिससे कि गंगा की सब लोग इज्जत भी करें। ओके, इज्जत तो नो डाउट करते हैं, मतलब उसकी जो प्योरिटी है उसको मेंटेन रखा जा सके, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो और पोल्यूशन ना हो, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। सवाल ये है कि किस साल में लॉन्च हुआ। तो ये फ्लैगशिप स्कीम है तो हमें साल का पता होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन में तो इधर यस और नो वाला खेल है, तो आंसर है 2014, जून 2014 के लगभग लॉन्च हुआ था ये। बट सवाल ये आता है कि हम किस तरीके से इनको अप्रोच करें। तो मैंने बताया ना आपको कि हमें फ्लैगशिप स्कीम्स को तो बिल्कुल एंड टू एंड, टो टू टो कनेक्ट करके अच्छे से याद रखनी है। वो चीजें आपको बताई जाएगी। उन फ्लैगशिप स्कीम को लॉन्च कब किया गया, उन फ्लैगशिप स्कीम की मिनिस्ट्री कौन सी है, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस तरीके से यहां पर ये करंट अफेयर का पोर्शन बन जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब से एक पैट्रियट जो थे उन्होंने, ये जनरल रेगिनल्ड नहीं है, ये जनरल ओडायर है, ठीक है। क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, ठीक है। जनरल ओडायर को लंदन में असैसिनेट किया, ठीक है। मतलब यह हुआ कि जनरल ओडायर जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल थे, जो कि पंजाब में अपॉइंटेड थे, और उनके टाइम पे एक इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट था जलियांवाला बाग, और उस जलियांवाला बाग इंसिडेंट के टाइम पर जिस बंदे ने मेन जो ऑर्डर डिक्लेयर किए थे कि हाँ भाई कैसे भी करके पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, क्योंकि उस टाइम पर एक कानून आया था रॉलट एक्ट, 1919 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये ऑर्डर डिक्लेयर करता है जनरल ओ डायर, और जनरल ओ डायर के अंडर में काम कर रहा था कॉर्नल आर डायर। तो ऐसे में आप देखोगे कि जनरल ओ डायर के कहने पर कॉर्नल आर डायर ने जलियांवाला बाग में, वहां पर बैसाखी का दिन था, ठीक है, लोग इकट्ठे थे, भीड़ इकट्ठी थी, और वहां जाकर के लोगों को बोल दिया कि भाई तुम्हें इकट्ठा नहीं होना चाहिए था, मार्शल लॉ लगा हुआ है, भीड़ इकट्ठी होनी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप कैसे इकट्ठे हो गए। और वहां पर जाकर के फ्री फायर करवा दिया। तो वहां पर एक पंजाब के पैट्रियट, पंजाब का बेटा, जिसके दिमाग में खुन्नस बैठ गई कि हमारे कितने निर्दोष बहन भाइयों को उस बंदे ने मरवा दिया। तो यहां पर एक्चुअल में ऑर्डर तो जनरल रेगिनल्ड डायर ने दिए थे, बट उसके ऊपर जो मैन बंदा था वो कौन था? वो था जनरल ओ डायर। तो ऐसे में वो जो इंडिविजुअल थे उन्होंने फिर अपनी प्लानिंग की, किस तरीके से रशिया का रास्ता अपनाया, और इस पे मूवी भी आई थी अगर आपको ध्यान हो। तो इसका सीधा आंसर है कि यहां पर सरदार उधम सिंह ने उनको लंदन में असैसिनेट किया था, एक प्रेस गैदरिंग के टाइम पे, एक ऑडिटोरियम में।
वहां पर एक प्रोग्राम चल रहा था उसमें। तो पॉइंट यहां पर क्या आता है कि इस तरीके के मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस से या पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, दोनों चीजें अच्छे से देख लेना आप। ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, तीनों से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो अभी हमने देखे हैं। इसी तरीके से आगे और हम हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा डिटेल में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जीके वाला पोर्शन आप शायद जिंदगी में पहली बार ढंग से कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, क्योंकि अभी आपने 12th की एग्जाम दी है या फिर दे रहे हो, तो इस केस में थोड़ा सा आपके लिए एनालिटिकल अप्रोच हमने अपना रखी है। बाकी फिर आपको कंटेंट भी मिलता रहेगा। इसी तरीके से हम हमारी प्रोसेसिंग है, प्रिपरेशन है, वो कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।